चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। राम राम सा स्वागत करूँ सगला को दर्शकों को कार्यक्रम चौपाल में। दर्शक भाई बहनों, आज की चौपाल रेवा वाली है खास किसाना खातर और बा किसाना की खातर जो किसान आज सरसों की उपज तो ले चुका है। अब बारी है सरसों की उपज को मूल्य लेवा की और वो मूल्य बत्ती किसान भाई वहाँ का किया ले सका है मूल्य संवर्धन का माध्यम से। ई की जानकारियाँ आज की चौपाल माह में ले रहा है कि मूल्य संवर्धन का माध्यम से बत्तो मूल्य किसान भाई किया ले सके है और ई के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी सरसों की फसल माए की तरीका से उपयोगी साबित वहाँ का किसान भाई खातर हो सके है। और आज की चौपाल माए इस विषय पर जानकारी देवा खातर आपने साथ कार्यक्रम माए पधारा है डॉक्टर अनुभूति शर्मा जी। आपको कार्यक्रम माए स्वागत करूँ। आप प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर माए और कार्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी का माध्यम से सरसों माए किया उपयोगी साबित हो रही है जैव प्रौद्योगिकी इस बारे में जानकारी देवा खातर कार्यक्रम में अपने साथ पधारा है डॉक्टर प्रशांत यादव जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ और आप है वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में। दर्शक भाई बहनों, अब चौपाल की आपने कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ा और जाना कि जो आप बात करी हा कि सरसों की उपज जब आप लेवा बिके पीछे जब मूल्य संवर्धन की बात आप करा कि बत्ती मूल्य आप उपज सु किया ले सका हाँ, तो जो मूल्य संवर्धन है वो काई है कई तरीका से आपने खातर उपयोगी सिद्ध हो सका है। तो सबसे पहले आप चाला अनुभूति जी कन और बासु जाना। मूल्य संवर्धन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो उपज जो हमारी फसल है उससे न केवल हम बीज को बेचकर पैसा कमा सकते हैं या आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि उसके विभिन्न उत्पाद को भी हम बनाकर उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बीज को हम बेच के भी पैसा आमदनी बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको मूल्य संवर्धन के रूप में जैसे कि बिस्किट के तरीके से भी हम इसके बनाकर उत्पाद को बेच सकते हैं और आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। बिया ही सरसों में कहीं आप कर सका हाँ। सरसों के अंदर हम सरसों के बीज से एक तो तेल ले सकते हैं और तेल निकलने के बाद जो उसकी खली बचती है वो भी हमारा एक मूल्य संवर्धित उत्पाद है जिसको कि हम बाज़ार में बेचकर आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ का कई उत्पाद हो सके हैं जहाँ से आप अपनी मूल्य संवर्धन का माध्यम से आपकी आमदनी बढ़ा सको हो। उपज आप किसान भाई और कई बार देखवाने भी मिला है कि साधारण सीधी सरसों बेचबा के बजाय मूल्य संवर्धन का माध्यम से जो उत्पाद बना वो बाजार में अगर बेचा है तो बाने ज़्यादा लाभ मिला है। तो लाभ तो आप किसान भाई बढ़ाबो चावे है तो बाकी खातर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके साथ आप कार्यक्रम में विशेष बात करा रहा तेल को जो उत्पाद आप बात कर रहे हैं सरसों से तेल किया प्राप्त करे कई तरीका से प्राप्त करे वो किया उपयोगी हो सके ऐसा अगली बात आज की चौपाल में आप कराला। तो तेल की जो बात आप कर रहे हैं तो तेल वो फसल से किया निकाला। तेल निकालने के दो तरीके मेन हैं, मुख्यतः दो तरीके से ही निकाला जाता है। जैसे कि एक तो है कच्ची घानी का तेल और एक है एक्सपेलर बेस्ड। तो कच्ची घानी का तेल जो कि हम बहुत पुराने समय से लेते आ रहे हैं तो उसमें हम कोल्हू के बैल यूज़ करते थे पहले पुराने ज़माने में। अभी हम उसमें जो प्रोसेस होता है उसको धीरे धीरे बैल चलते हैं, धीरे धीरे जो बीज होता है वो उसमें से तेल निकलता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें तेल का अमाउंट कम निकलता है, मात्रा कम निकलती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा तरीका है एक्सपेलर। तो एक्सपेलर बेस्ड जो हम तेल निकालते हैं उसमें तेल का अमाउंट भी ज़्यादा होता है और ये एक मशीन बेस्ड प्रोसेस है जिसमें तेल भी ज़्यादा निकलेगा और उसके अलावा खली भी उसमें अच्छी निकलती है। लेकिन फिर भी जो कुछ अंतर है वो गुणवत्ता को अंतर तो है ही दोनों, गुणवत्ता का अंतर है दोनों के अंदर। तो वो कहीं हो सके उस केस में हम एक्सपेलर में भी आजकल एक नया तरीका आया है जिसे हम कोल्ड प्रेस्ड कहते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर जो उसका तापमान है मशीन का तापमान वो कम रखते हैं जिसकी वजह से जो तेल है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। तो वो भी एक तरीका है जिससे कि हम गुणवत्ता को भी बना के रख सकते हैं और तेल का अमाउंट भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो वो एक प्रयास है कि तकनीक जो आपने बताया डॉक्टर साहब कभी के माध्यम से आप बत्ती उपज भी ले सका और गुणवत्ता युक्त तेल भी ले सका। अब अगला पड़ाव की बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी कहीं है सरसों माए क्या उपयोगी है वो भी जाना। सबसे पहले जाना कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द आप इस्तेमाल करा वो है कहीं। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी जीव या जैविक तंत्र का अध्ययन करके उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर
ऐसी तकनीकों का विकास करते हैं जो मानव और पर्यावरण के हित में हो। आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में भी, चिकित्सा में भी जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा योगदान है। और इसके साथ ही साथ पर्यावरण के विकास में, उसको संरक्षित करने में, और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी भूमिका है। वही कुल मिलाकर घनी उपयोगी साबित हो रही है अब बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी है। अब बात करें कि सरसों में जैव प्रौद्योगिकी कहीं है। सरसों में जैव प्रौद्योगिकी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, जैसे पराजीनी तकनीक, म्यूटेशन ब्रीडिंग, उसके बाद जो है क्रिस्पर-कैस तकनीक है, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मार्कर्स का प्रयोग है। जो पराजीनी तकनीक है, इस तकनीक में हम सरसों में किसी दूसरे जीव का जीन आइसोलेट करके उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पौधे के जीनों में उसको हम स्थानांतरित करते हैं, जिससे वो जीन जो ट्रेट को, जो गुण को गवर्न करता है, वो गुण हमारी सरसों की प्रजाति में भी आ जाए। जैसे कि हमें अगर सरसों की फसल में सूखा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है या किसी बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो उसके जीन को हम किसी अन्य जीव से भी निकाल कर सरसों के जीनों में स्थानांतरित कर सकते हैं, और ऐसे जो पौधा बनता है उसको हम पराजीनी सरसों बोलते हैं, और उससे उन्नत किस्मों का विकास होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें, तो इसमें हम केमिकल म्यूटाजन या फिजिकल म्यूटाजन, रेडिएशन वगैरह का प्रयोग करके सरसों में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को बढ़ाते हैं, और जिससे उनके जीन्स में चेंज होता है, उनके डीएनए सीक्वेंस में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और इससे फसल के गुण में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसी पॉपुलेशन को बनाने के बाद हम अपने टारगेट जो हमारा गुण होता है उसके लिए पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं, और उच्च गुणवत्ता युक्त जो है जो म्यूटेशन वाली लाइन्स होती हैं उनको एज अ वैरायटी हम रिलीज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर की बात करें तो इसमें हम कुछ डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो मार्कर का प्रयोग करते हैं। वो डीएनए सीक्वेंस को पहले हम मैपिंग करते हैं कि किसी वांछित जो गुण है उसके साथ वो जुड़ जाएं, और उन मार्कर का फिर हम अध्ययन करते हैं। और यह जो मार्कर हैं यह पर्यावरण के ऊपर यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। हम छोटी अवस्था में भी हमारे जो पौधे हैं, पॉजिटिव पौधे, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और फोकस के साथ हम वैरायटी को रिलीज़ करते हैं। और मॉलिक्यूलर मार्कर का प्रयोग करने से हम कम समय में अच्छी उन्नत किस्मों का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आजकल एक बहुत उन्नत तकनीक विकसित हुई है जिसे हम जीन एडिटिंग भी बोलते हैं। यह एक क्रिस्पर-कैस भी इसको नाम से जाना जाता है, और इस तकनीक में हमारा जो एक बहुत पावरफुल चीज़ ये है कि हम अपने जो वांछित जीन है उसके अंदर जहाँ चाहे वहाँ म्यूटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में हम टारगेट म्यूटेशन करके उन्नत किस्मों का विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साधारण भाषा में देखा तो जैव प्रौद्योगिकी बाह है सरसों में मायने या कोई भी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बाह है जो फसल ने अच्छे उत्पाद का रूप में प्राप्त करा आपा, कभी कमाने जो अच्छा गुण है, जो चोखा गुण है बन आपा, और दूसरी फसलों में भी ले सका, दूसरी उन्नत किस्मा में भी बने ले सका। तो कुल मिलाकर आ है जैव प्रौद्योगिकी। और जो आप बात कर रही है तेल का उत्पाद की, तो वो भी जाना का आज अपना शरीर की खातर तेल कतरोग जरूरी है, क्यों जरूरी है, चाहे शरीर की खातर आपने ले लियो, चाहे कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी इंसान के लिए तेल क्यों जरूरी है? तेल हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, अवयव है, जिससे हमें हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। तो जितना हम अच्छा तेल खाएंगे हमारा शरीर उतना एक्टिव बना रहेगा। इसके अलावा तेलों के अंदर स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। स्टेरॉल्स एक ऐसे अवयव हैं जो हमारे शरीर में प्रतिऑक्सीकारक की तरह भूमिका निभाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की तरह वर्क करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे तरीके के विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ई। और जैसे कि सबको पता है कि विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए एंटी एजिंग कंपोनेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे विटामिन हैं जिन्हें हम खाने से लेते हैं, वो विटामिन हमारे शरीर में अवशोषित भी तेलों की वजह से होते हैं। तो अगर हम अच्छा तेल खा रहे हैं तो जो विटामिन हम खा रहे हैं उनके अवशोषण के लिए अच्छे तेल की सख्त ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर तेल आपने खातर घड़ो जरूरी है, कई विटामिन भी कमायना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब बात करा कि तेला मायना सरसों को ही तेल क्यों, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सुनवाने मिला है कि भाई सगला तेल छोड़ो, सरसों को तेल काम मिले, और वो भी कच्ची घानी सरसों को तेल काम मिले हो। तो ऐसी कई उपयोगिता, ऐसे कई विशेष है सरसों का तेल में। देखिए, सरसों के तेल के अंदर जैसे कि मैंने अभी बताया कि फाइटोस्टेरॉल्स यानी कि स्टेरॉल और विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जब हम कच्ची घानी की बात करते हैं, तो जब हम कच्ची घानी लेते हैं तो जितना फाइटोस्टेरॉल इस सरसों के तेल में वो उतना ही बना रहता है। इसी तरह विटामिन ई है वो भी उतना ही बना रहता है। लेकिन जब हम उच्च ताप पे तेल को निकालते हैं तो उसमें फाइटोस्टेरॉल और जो विटामिन ई है इनका कुछ अपघटन हो जाता है, यानी कि इनकी परसेंटेज कुछ कम हो जाती है।
इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी तत्व हैं किसी भी तेल के, वो हैं उसके अवयव, जैसे कि संतृप्त और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं और असंतृप्त को हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट किसी भी तेल के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 10% से ज़्यादा हुआ उस तेल में तो ये हमारे शरीर के जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें जमा होने लगेगा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कर देगा। लेकिन उसी तरफ जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है म्यूफा और एक होता है प्यूफा। तो जो म्यूफा और प्यूफा है ये दोनों रक्त वाहिनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसे ख़त्म करते हैं। तो जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि SFA यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका जो रेशो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये दोनों का रेशो 1:1 का होना चाहिए। लेकिन SFA यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा 10% से कम होना चाहिए। अगर हम और दूसरे खाद्य तेलों की बात करें तो उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली 10% से ज़्यादा पाया जाता है। तो भले ही उसके अंदर ओलिक अम्ल बहुत ज़्यादा है और दूसरे लिनोलिक अम्ल ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर चूँकि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि दो तरीके का होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6। तो आपने सुना भी होगा कि अगर हम ओमेगा 3 ज़्यादा खाएं तो हम एंटी एजिंग प्रोसेस होता है। ओमेगा 3 जनरली हम लिनोलेनिक एसिड को कहते हैं। तो सरसों के तेल में लिनोलिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिया दर्शक भाई बहनों, किसान भाइयों सुनिया कि क्यों कई कारण है कि सरसों को तेल अपने खातर क्यों ज़्यादा उपयोगी है। बहुत बढ़िया विज्ञान की भाषा में आपने डॉक्टर साहब बता दिया कि क्यों सरसों को तेल अपने खातर उपयोगी है और क्यों ज़रूरी है। इसके साथ ही आप जाना कि सरसों का तेल की जब आप बात कर रही हैं कि गुणवत्ता घनी चोखी हुआ है तो कई जैव प्रौद्योगिकी का माध्यम से इसकी गुणवत्ता ने और बढ़ाया जा सका है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरसों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और यह काम हमारे संस्थान में चल भी रहा है। उदाहरण के लिए सरसों में जो अभी मैडम ने बताया कि इरूसिक एसिड की अधिक मात्रा वो जो है नुकसानदेह होती है, तो इरूसिक एसिड को कम करने के लिए हम लोग सरसों की एक तकनीक जिसको मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन बोलते हैं उसका प्रयोग करके हम सरसों की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। कम सरसों की कुछ प्रजातियां पहले भी हमारे पूसा जो केंद्र है उससे विकसित की जा चुकी हैं, जैसे PM30 है, वो वैरायटी है, वह एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड से निकाली गई थी। बट अभी हाल में ही हमारे यहाँ से मास का थ्रू यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का प्रयोग करके अभी जो है BPM Q47 वैरायटी जो रिलीज़ की गई है जिसमें कम इरूसिक एसिड की मात्रा होती है। इसके बाद हम बात करें तो जो सरसों की खली में अगर ग्लूकोसिनोलेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम पोल्ट्री में या फिशरीज़ में या सरसों की खली को एनिमल फीड की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी कम करने के लिए हमारे पास इसके मॉलिक्यूलर मार्कर हैं और इसमें कम ग्लूकोसिनोलेट वाली सरसों की प्रजातियों को विकास पर कार्य चल रहा है। और हम बात करें तो सरसों में एक ओलिक एसिड पाया जाता है जो सरसों की तेल की स्थिरता को अधिक तापमान पे उसकी स्थिरता को बनाए रखने में काम करता है। तो ओलिक एसिड के लिए मार्कर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको डेवलप करने पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर विभाग जो है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान वो लगातार और आगे काम कर रही है कि गुणवत्ता ने और किया बढ़ायो जावे पर लगातार प्रयास कराया जा रहा है। एक मायने मैडम और कुछ जोड़बो चाहे है आप जानबो चावला। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ओलिक अम्ल है और उसके अलावा इरूसिक अम्ल है, और ये जो इरूसिक अम्ल है ये अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ वैरायटीज़ डेवलप हो रही हैं वो वैरायटीज़ हो रही हैं जिनमें इरूसिक अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से जो खली है, खली में ग्लूकोसिनोलेट एक ऐसा तत्व है जिसको कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, और ये जो तत्व है हमेशा कम मात्रा में होना चाहिए। इसकी मात्रा करीब 30 माइक्रोमोल पर ग्राम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो उसके खली के अंदर गंध बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो जंतु हैं वो उसको खाने से परहेज़ करेंगे। तो अब हमारे यहाँ वो भी काम हो रहा है कि वो वैरायटीज़ डेवलप हो रही हैं जिनमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो बहुत बढ़िया प्रयास है, आगे से आगे विभाग प्रयासरत है। एक पचा आप जाना कि जो आप प्रजातियां की बात आप कर रहे हैं कि कई प्रजातियां विभाग भी डेवलप कर रहे हो है, भी के अलावा और भी कई जगह से प्रजातियां डेवलप कर, लेकिन एक जो प्रजाति सुनवाने मिले रैप्सिड मस्टर्ड का, रैप्सिड मस्टर्ड कहीं हुआ है?
अगर हम जो है वानस्पतिक रूप से देखें तो रेपसीड मस्टर्ड जो है एक फसलों का समूह है जिसमें कई तरह की फसलें आती हैं, जैसे कि ब्रेस्का जंक्शिया है, ब्रेस्का नेपस है, ब्रेस्का रापा है, ब्रेस्का कर्नेटा और ब्रेस्का नाइग्रा है। अब लेकिन हम रेपसीड की बात करें तो अगर हम इसको पौधे के स्ट्रक्चर के उसके संरचना के ऊपर बात करें तो अगर हम जो है पत्तियां पौधे के जो उसका तना होता है उससे एक डंठल के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, तो ऐसी फसलों को हम जो है सरसों की फसल बोलते हैं, मस्टर्ड ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि ब्रेस्का जंक्शिया और ब्रेस्का कर्नेटा। और सरसों की वैसी प्रजातियां जिनकी पत्तियां बिना डंठल के उनके तने से जुड़ी रहती हैं उनको हम लोग रेपसीड बोलते हैं। तो अगर हम भारत में बात करें तो जो मुख्य रूप से जो मस्टर्ड ग्रुप की फसल है वो भारतीय सरसों है, जिसको ब्रेस्का जंक्शिया बोलते हैं, जिस उसका बॉटनिकल नेम है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से बात करें तो वहाँ पर जो है ब्रेस्का कर्नेटा अफ्रीका में उगाई जाती है और ज़्यादातर ब्रेस्का नेपस जो कि रेपसीड है। अगर भारत में रेपसीड की बात करें तो हमारी जो ब्रेस्का रापा की 3 सब स्पीशीज़ हैं, ब्रेस्का रापा येलो सरसों, ब्रेस्का रापा ब्राउन सरसों और ब्रेस्का रापा तोरिया, ये रेपसीड ग्रुप में आती हैं। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्र में जो तारामीरा फसल उगाई जाती है वो भी रेपसीड के क्षेत्र में आती है। तो भाई दर्शक भाई बहनों, प्रशांत जी तो आपने विज्ञान में समझा दिया सारी बातें कि कसी कसी रेपसीड मस्टर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी एक घरेलू भाषा में सोचा तो कई अनुभूति जी आप बता सकोगे घरेलू रूप में आपने क्या देखा है कि रेपसीड मस्टर्ड कहीं है? देखिए, घर में हम लोग जब भी छौंक लगाते हैं सब्जी में तो हम उसमें राई लेते हैं। राई जो होती है वो बहुत ही पतले दाने की होती है। इसके अलावा हम घरों के अंदर पीली सरसों भी लेते हैं सब्जी बनाने के लिए और काली सरसों भी लेते हैं। तो जो ये रेपसीड है उसको हम राई कह रहे हैं, वो हमारी छोटे बीज वाली है। पीली सरसों है जिससे भी हम तेल निकालते हैं, और काली सरसों है जिसको कि इन्होंने ब्रेसिका जंक्शिया का नाम दिया, वो भी हमारे तेल के लिए काम में आती है और सब्जी के काम में भी बहुत बार आती है। तो अब तो संतुष्ट हो गया उसी थे कि दोनों भाषा में आपने बता दिया, विज्ञान की भाषा में भी बता दिया और घरेलू भाषा में भी बता दिया कि रेपसीड मस्टर्ड कई है। लेकिन जो आप बात कर रही है कि और कसी कसी प्रजातियां हैं जो विभाग से डेवलप करी गई है या और भी कोई कसी कसी की उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं सरसों की, तो वह जाना आप प्रशांत जी सु। हमारे संस्थान द्वारा राई सरसों की कुछ महत्वपूर्ण किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें अब तक कुल 13 जो है वो भारतीय सरसों की किस्में विकसित की गई है, यानी ब्रेस्का जंक्शिया, और एक जो है वो ब्रेस्का रापा येलो सरसों की किस्म विकसित की गई है। जो ब्रेस्का रापा येलो सरसों की किस्म है उसको बोलते हैं NRC YS 0502। और इसके अलावा जो भारतीय सरसों की किस्म है उसमें एक प्रमुख किस्म है गिरिराज, जो कि सरसों उगाने वाले किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय भी है। और इसके अलावा जो है अभी हमारी जो जोन 2 है उसके लिए जो DRMR 116540 एक अधिक उत्पादन वाली एक सरसों की किस्म विकसित हुई है। इसके अलावा जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ के लिए पछिती बुआई के लिए ब्रजराज और राधिका 2 बहुत बढ़िया किस्म जो है वो विकसित हुई हैं। और अभी जो है साल भर पहले ही हमारे 2 और उन्नत किस्में विकसित हुई हैं, जिसको हम BPM 1825 बोलते हैं, और एक दूसरी हमारी DRMR Q47 है। ये 2 वैरायटियाँ डेवलप हुई हैं। ये 2 समय की बुआई के लिए, समय से बुआई के लिए और सिंचित भूमि में बुआई के लिए ये दोनों जो है किस्में अनुशंसित हैं। तो आपने सरसों की किस्में भी डॉक्टर साहब बता दी और इसके साथ साथ कसिया क्षेत्र के लिए कसी उन्नत किस्म इस्तेमाल करी जावे है बा भी आपने बता दी। लेकिन जब बात कर रही हैं आप बीजा की, तो जो बीज आप किसान भाई प्राप्त करे आप वो तो बता दिया कि किसी किस्म को बीज कशा क्षेत्र का हिसाब से सही रहे है, लेकिन वह बीज जो किसान भाई प्राप्त करे वह खटे से प्राप्त करे अगली फसल की खातर? अगर किसान भाई इन उन्नत किस्मों का बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो हर साल 15 सितंबर से 30 सितंबर हमारे संस्थान सेवर भरतपुर में बीज पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, जिसमें न केवल हमारे संस्थान द्वारा विकसित किस्में बल्कि और भी जो इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा विकसित किस्में जो इस क्षेत्र के लिए हैं उनका बहुत ही कम दाम पे उनको किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो उस समय आप हमारे संस्थान में जो है आके ये पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो आपके आसपास के KVK हैं आप वहाँ पे भी जाके, यानी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हैं। वहाँ भी क्षेत्र के हिसाब से जो अच्छी किस्में हैं उनका बीज सस्ते दामों पे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो वह जगह सारी डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि खटे खटे सु आप बीज ले सको हो। भरतपुर सेवर के मायने भी पखवाड़ा को आयोजन करियो जावे है, जटा सु बीज ले सको हो। आपका आसपास किसान केंद्रा सु भी आप बीज ले सको हो, बटा सु आपने उन्नत किस्म बटा सु पूछ भी सको हो कि था की फसल था का एरिया की खातर था का क्षेत्र की खातर कस्या बीज ज़्यादा उपयोगी हो सी वो भी पतो कर सको हो और बटा सु बीज आप प्राप्त कर सको हो। और जो मूल्य संवर्धन का माध्यम से तेल की बात आप जो कर रही है सरसों का तेल की, एक खातर आजकल लोगों से ज़्यादा बत्ती सुनवाने मिला है
है कि भाई ते तेल को इस्तेमाल कशो करो हो, तो वो कह तो देवा है कि भाई मैं तो कच्ची घानी सरसों को तेल इस्तेमाल करूँ, लेकिन बी को अगली बात जो आ जाया कर है कभी ना बार बार में आपा जब तेल ने गर्म करा हाँ तो बी का कहीं गुण बदल जावा है कि भाई तेल तो इस्तेमाल करो लेकिन बरबर में बिन तातो मत करो। तो भाई तातो बरबर में गर्म करवा सो भी के कसा गुण है जो बदल जावा है वो आपा जाना। जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं तो देखिए तेल का एक ज्वलन नंबर होता है और वो जो उसका तापमान होता है अगर हम उससे ज़्यादा उसे बार बार गर्म करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीकारक तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर के बहुत से गुणवत्ता वाले तत्वों को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से जैसे जब हम तेल को गर्म करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट्स बन जाते हैं जिन्हें हम ट्रांस फैट कहते हैं। ट्रांस फैट जनरली हाइड्रोजनेशन की वजह से बनते हैं, किसी भी वसीय अम्ल के हाइड्रोजनेशन से ट्रांस फैट बनते हैं। अब जितना ज़्यादा हम ये ऐसा तेल खाएंगे जो बार बार गर्म है, ट्रांस फैट ज़्यादा बनेंगे और उसकी वजह से जो हमारे एंटी एजिंग प्रोसेस है या ये कहिए एजिंग प्रोसेस है, बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा जल्दी आने लगेगा और बहुत सी बीमारियां भी डेवलप हो सकती हैं जैसे कि कैंसर है। अगर हम ट्रांस फैट ज़्यादा लेते हैं तो कैंसर और बहुत सारी टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी डेवलप हो जाती हैं। चलो कुल मिलार बात आएगा तेल ने बार बार गर्म करेड़ा तेल ने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। एक बार जो आप काम में ले लिया तो बिना आप देखा करो ना कई बार कढ़ाई घुमाए ना हलवाई लोग बार बार भी तेल ने उपयोग में लेबो करे तो वो नहीं होना चाहिए। एक बार तेल ने तातो कर लियो भी पचे बिना दोबारा तातो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आप जैव प्रौद्योगिकी का माध्यम से जो फसलों को उन्नत किस्म को जो प्रयोग आप कर रहे हो बी का माध्यम से कहीं बाका मायने रोग प्रतिरोधक क्षमता के गुणा में भी वृद्धि करी जा सके। हाँ बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरसों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जा सकता है और इस पर भी हमारे संस्थान में कार्य हो रहा है। इसमें जैसे कि अभी एक सरसों में लगने वाली बीमारी सफ़ेद रतुआ जिसे हम लोग सफ़ेद रोली भी बोलते हैं, यह एक जो है फंगस होता है, फफूंद होता है जिसको एल्बिगो कैनेडा बोलते हैं, उसके कारण होता है जिससे सरसों के पत्तों के निचली सतह पर सफ़ेद रंग के पाउडरी मांस बन जाता है और बाद में ये एक स्टैग हेड यानी उसका जो पुष्प क्षेत्र है वो फूल कर बड़ा हो जाता है और उसमें फिर जो है उत्पादन में बहुत कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूलर मार्कर जो वो डेवलप किए जा चुके हैं, उनका प्रयोग करके मार्कर असिड सिलेक्शन के द्वारा सरसों में इस बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक जो है किस्म का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी एक बहुत ही नवीन तकनीक जिसको जीनोम एडिटिंग बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, उसका प्रयोग करके भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सरसों में लगने वाली कुछ बीमारियों पर काम किया जाए, जिसमें एक मुख्य बीमारी है तना गलन जो स्टेम रॉट भी बोलते हैं, जिसमें जो पैथोजन है जिसको स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशोरम बोलते हैं वो सरसों के तने पर अटैक करता है और उसको गला देता है, सड़ा देता है, जिससे पूरा पौधा सूख के मर जाता है। तो इससे जो है हमारे राजस्थान के क्षेत्र में बहुत जो है बड़ी हानि हो रही है। इस पर भी जो है रोग प्रतिरोधक किस्मों के विकास पर कार्य हो रहा है। और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बत्ती उपज क्या ले सके है किसान भाई? सरसों की जो है यील्ड पोटेंशियल अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर जो है वो 25 कुंटल तक किसान पा सकते हैं और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो पूरे भारत में लगभग 50% एरिया वो राजस्थान का ही है। लेकिन जो है अगर उत्पादकता बात करें तो सबसे अधिक उत्पादकता वो हरियाणा क्षेत्र की है। तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान के जो किसान हैं वो अधिक उत्पादन प्राप्त करके इसको जो हमारा कंट्रीब्यूशन है देश में खाद्य तेलों के मामले में उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बी के खातिर मैंने कई प्रयास करना चाहिए कि उत्पादन क्षमता आपकी सरसों की बढ़ा सके। सरसों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों को सबसे पहले उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकें हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। और सरसों में ऐसा भी देखा गया कि कई बार किसान प्रॉपर जो है स्पेसिंग नहीं रखते हैं, यानी कि कतार से कतार की दूरी और पंक्ति पौधे से पौधे की दूरी वो ठीक नहीं रखते हैं। कतार से कतार की दूरी तो सीड ड्रिल की वजह से आपकी जो है 45 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की तो आपकी हो जाती है, लेकिन विरलीकरण नहीं करने के कारण पौधे से पौधे की दूरी वो ठीक नहीं हो पाती और पौधे बहुत पास पास हो जाते हैं, जिससे कि उनमें बहुत जो है पैदावार गिर जाती है। इसके साथ ही साथ किसानों को ये भी ध्यान रखना होता है कि सही समय पर जो भी बीमारी लग रही है या कोई कीट लग रहा है उसका किस तरीके से प्रयोग करें। और इसमें हम किसानों को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें कि जहाँ तक संभव हो सके जो अपने प्राकृतिक संसाधन है या कैसे हम रोग को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई रोग जनित पौधा आता है तो सबसे पहले उसको छाँट कर निकाल दें और उसको जो है जला दें या मिट्टी में दबा के नष्ट कर दें। जैसे कि आप बात करते हैं हम लोग एफिड की, यानी चेपा जो कीट आता है वो ज़्यादातर आता है उत्तर और पश्चिम दिशा से आपके खेत में। तो ये जो है दिसंबर से आना शुरू होता है, तो दिसंबर और जनवरी में अगर किसान भाई अपना जो है इस तरीके से खेत का निरीक्षण करें और जैसे उनको 1-2 पुष्पक्रम पे एफिड का अटैक दिखता है यानी चेपा का जो है प्रकोप दिखता है तो उसको तोड़ के अगर वो मिट्टी में गाड़ के या जला के उसको नष्ट कर देते हैं तो ये आगे नहीं फैलता है। तो
तो इस तरीके से जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है कीट पतंगों से, उससे भी बचाकर अच्छा कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सावधान है जहाँ माध्यम से थे फसलों को बचाव कर सको हो और अधिक उपज ले सको। अब बात करा कि विभाग का चाहे मानो चाहे कोई भी नवाचार जो तकनीका नई तकनीका को इस्तेमाल करो जा रही है, वह की तरीका से आगे बढ़ावा की खातर प्रयास कराया जा रहा है। तो इसमें जो है हम अभी जो बहुत एक नई तकनीक जिसमें जिनोमेटिंग बोले हुए हैं, इसका प्रयोग करके जो है अभी सरसों में हम 2-3 अलग अलग गुणों पे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अधिक कम समय में पकने वाली सरसों की किस्म के ऊपर कार्य हो रहा है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि अभी हम मार्च महीने में काफ़ी गर्मी हो जाती है, जिससे जो है सरसों अचानक से पक जाती है, तो उससे दाने कई बार छोटे रह जाते हैं, उनमें तेल की मात्रा भी जो है वो कम मिलती है। तो अगर हम अधिक समय कम समय में पकने वाली फसल का अगर हम प्रयोग करते हैं बिना किसी भी उत्पादन क्षमता में कमी आए हुए, तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा जो है जलवायु सहिष्णु प्रजातियों के ऊपर विकास करने पर भी कार्य किया जा रहा है। जैसे कि कम पानी में जो है अच्छी फसल हो सके। जैसे जहाँ पानी खारा है वहाँ पे हम कई बार सिंचाई नहीं कर पाते, या कई बार किसानों के पास सिंचाई का माध्यम नहीं रहता, तो वहाँ पे जो है जो वर्षा आधारित या कम पानी में होने वाली फसल है। इसके अलावा ताप सहिष्णु प्रजातियों का विकास करने पर भी कार्य किया जा रहा है। तो इन सब तकनीकों का प्रयोग करके हम जो है कम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों बात ऐसी है कि सरसों की जो फसल है, तो आप लोग जो क्षेत्र है राजस्थान वो अग्रणी प्रदेश है, सरसों को राज्य मानो जावे। तो एक ही तो जतरी बातचीत जतरी जानकारी अपन लेवा बतरी ही कम है, क्योंकि अपन उत्पादन आगे आगे और बढ़ाना है। और डॉक्टर साहब अपन ने बताया जी अपन जो अपनी भागीदारी है वह भी बढ़ानी है, लेकिन समय अपन आगे इजाजत को नहीं देवा है। तो आगे फेर कदे मिलाला नई जानकारी के साथ। विशु पहले आप देवा धन्यवाद आपको कार्यक्रम में पधारवा की खातर, वहाँ के दर्शक आने, वहाँ के किसान आने अतरी अच्छी जानकारियाँ देवा की खातर आपको घणो धन्यवाद। किसान भाइयों फेर हाजिर हुआ नई जानकारियाँ नया विषय पर चर्चा ले। अबार माने देव इजाजत, तो राम राम सा।